हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के बारे में। ये कहता है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो लेखादान है, कुछ ऐसे जो प्रत्ययानुदान है और कुछ ऐसे जो अपवाद के अनुसार अनुदान दिए जाने के लिए हैं। कुल मिला के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं व्यय से संबंधित। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है अनुच्छेद 116 जो है वो केवल व्यय की बात करता है, आय की बात नहीं करता है। और ऐसे व्यय जो कि अनिश्चित हैं या ये कहें कि जो सिर्फ व्यय से ही रिलेटेड हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मान लेते हैं कि कोई ऐसा वित्तीय वर्ष है जो अधूरा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें चुनाव हो सकते हैं। तो चुनाव हो जाने के कारण उस सत्र में चुनाव होंगे, इसलिए पूरा के पूरा बजट पेश नहीं किया जा सकता। उसमें अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और 2 महीने बाद यानी कि बजट पेश होने के 2 माह पश्चात ही यदि चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे समय में व्यय का आकलन करना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यय का आकलन नहीं किया जाएगा तो जजेस की सैलरी, इसके अलावा में जो सेना के व्यय हैं, सेना की जो सैलरी है, या सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनकी जो सैलरी है वो कैसे निकलेगी? तो ऐसे समय में उनकी सैलरी वगैरह निकालने के लिए और भी कोई व्यय है तो उनके लिए एक लेखानुदान किया जाता है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेखानुदान के बारे में क्या लिख दिया गया। तो लेखानुदान के लिए ये लिख दिया गया, पॉइंट नंबर का खा गा 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे हम पॉइंट कुल मिला के 2 पॉइंट दिए हैं, लेकिन पहले पॉइंट में का खा गा 3 पॉइंट दिए हैं। तो हम पहले जो है पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को, यानी कि पूर्वगामी जितने भी अनुबंध दिए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, उन सब के उन बात के होते हुए भी लोकसभा जो है क्या कर सकती है? सबसे पहले अध्ययन करते हैं लेखानुदान। तो किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, यानी कि एक पूरा जो वित्तीय वर्ष है, 1 साल का होता है ना वित्तीय वर्ष, तो 1 साल के लिए नहीं, उसके किसी भाग के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, यानी उस साल यदि चुनाव होने वाला है तो सरकार जो है आधा ही बजट पेश करेगी। क्यों? क्योंकि वो तब तक का ही बजट पेश कर सकती है जब तक कि चुनाव होने तक का है। मान लेते हैं कि बजट पेश होता है 1 अप्रैल को और चुनाव होने वाले हैं उधर 31 मई को। तो ऐसे समय में जो है यदि बजट पेश किया जा रहा है तो ऐसे समय में जो है बजट 2 महीने का ही पेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फिर आने वाली सरकार, यानी कि जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, अब जरूरी थोड़ी कि वही वाली सरकार फिर से आ जाएगी। तो जो नई सरकार आएगी वो फिर नया बजट लेके आएगी, लेकिन इस सरकार का कर्तव्य ये है कि वह अंतरिम बजट पेश करे। अब अंतरिम बजट पेश करे तो खर्चे की जो बात आएगी, वो खर्चे से संबंधित जितने भी व्यय हैं उनका आकलन किया जाएगा। आकलन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि भैया इतना खर्चा लग सकता है भैया। तो आकलित व्यय है, यानी अनुमानित जो व्यय है वो जो है लेखानुदान के अंतर्गत रखा गया। तो किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक, यानी कि जब तक उसका मतदान नहीं हो जाता कि भैया कितना व्यय लगेगा उससे रिलेटेड, जब तक मतदान नहीं हो जाता 113 के अंतर्गत तब तक, या उस व्यय से संबंधित अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि पारित नहीं हो जाती तब तक अग्रिम देने की, यानी कि कोई जो पैसा लगने वाला है, अग्रिम जो पैसा लगने वाला है वो पैसा देने की, है ना। तो वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए
यदि कोई अनुदान दिया जाना है तो वह लेखानुदान के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान मतलब ऐसा कोई अनुदान जो पहले ही लिया जा रहा है, उसका अभी बजट पेश ही नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है और उसका जो है पहले ही भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, अनुदान लिया जा रहा है। तो वो कब लिया जा सकता है? देखो उदाहरण से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती हैं। अब प्राकृतिक आपदा यदि कोई आ गई, कोई पुल टूट गया, अब पुल कैसे टूटेगा? मान लेते हैं कि किसी पहाड़ पर्वत पर कोई पुल था, किसी नदी पर कोई पुल था। अब नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, या पहाड़ था तो पहाड़ का भूस्खलन हो गया जिससे पहाड़ टूट गया और उसके कारण कोई पुल टूट गया, या रेलवे की कोई लाइन टूट गई। तो अब जैसे ही रेलवे की लाइन टूटी या पुल कोई टूट गया, तो ऐसे समय में क्या होगा कि जितने भी लोग आ जा रहे थे वे सारे के सारे फंस जाएंगे। साथ में ही जो आवागमन है वो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, आवागमन नहीं हो सकेगा। तो ऐसे समय में सरकार को तुरंत निर्णय लेने होंगे। अब उसमें ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि भैया वो बजट पेश होगा उसमें अगले साल, अब तो इस साल तो बजट पेश हो गया, अब अगले साल बजट पेश करेंगे, उसमें फिर निर्णय करेंगे अब ये पुल टूट गया तो इसका क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए तो तुरंत तत्काल सेवा की आवश्यकता है। अब जब तत्काल सेवा की आवश्यकता है तो उसके लिए जो है तुरंत ही पैसे की आवश्यकता है। बजट तो बाद में पेश होता रहेगा, लेकिन काम पहले आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रत्ययानुदान लेना पड़ेगा और उसका काम लगाना पड़ेगा। काम चलते चलते बजट पेश हो जाए, संसद की बैठक हो जाए, उसमें सारे निर्णय ले लिए जाएं, लेकिन वहां जहां पर आपदा आई है वहां पर तो तुरंत ही सेवा की आवश्यकता है। इसलिए तुरंत ही जाकर के वहां पर पैसे लगाए जाएंगे, उसको पुल को ठीक करवाया जाएगा और पुल पे काम लगा दिया जाएगा। अब पुल पे काम चालू हो गया, काम चालू होते होते यहाँ पर संसद में भी उसके लिए बजट पेश कर दिया जाएगा, बजट पेश होने के लिए पैसा भी आ जाएगा और सारी बात हो जाएंगी। लेकिन वहां पर जब तुरंत आवश्यकता है तो पहले ही पैसा लिया जाएगा, पहले ही अनुदान प्राप्त कर लिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 को भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरों के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है। अब पुल टूट गया तो क्या बताएं भैया कितनी मांग, कितना बजट लग जाएगा, क्या हो जाएगा? वो तो बजट पेश होगा जब ही मालूम पड़ेगा कि भैया, जब वहाँ कर्मचारी जाएगा, इंजीनियर जाएगा, वो बताएगा कि भैया ये पुल टूट गया तो अब इसमें इतना खर्चा आएगा, वो तो बाद में पता पड़ेगा। तो इसके लिए जो सहायता की आवश्यकता है वो तो तुरंत चाहिए ना। तो ऐसे समय में उसको वर्णित नहीं की जा सकती है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है। अब मान लो कोई पुल का निर्माण किया जाना है तो वार्षिक वित्तीय विवरण में बता देंगे कि भैया इस पुल के लिए इतना अनुमानित व्यय लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो आवश्यकता तुरंत की है ना, वार्षिक वित्तीय बजट पेश थोड़ी कर सकते हैं। अब वार्षिक वित्तीय बजट का इंतजार करेंगे तो 1 साल निकल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए तुरंत, तो इसमें लिखा है ना कि सामान्यतः जो बजट पेश किया जाता है उसके अंतर्गत नहीं, किंतु कब? जबकि वहाँ आवश्यकता है किसी निर्माण के लिए या व्यक्तियों को उस व्यवधान से निकालने के लिए। तब भारत के संफरित स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान की, यानी तुरंत अनुदान वहां पर दिया जाएगा और तुरंत तत्काल सहायता वहां पर दी जाएगी। अब ऐसे समय में अगला पॉइंट दिया है इसमें, ग पॉइंट, किसी वित्तीय वर्ष के चालू सेवा से जो अनुदान का भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान, यानी कि अब देखो कोई भी अपवाद आ सकता है। अपवाद का मतलब क्या? जो रनिंग में नहीं है, जो जैसे वित्तीय वर्ष जो है हर साल पेश कर दिया जाता है और वित्तीय वर्ष पेश करने में ये बता दिया जाता है, वित्तीय वर्ष में बजट पेश करने में ये बता दिया जाता है कि भैया माचिस कितनी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल कितना महंगा हो जाएगा, डीजल कितना सस्ता हो जाएगा, गैस सिलेंडर कितना महंगा होगा, सस्ता होगा, कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, बता दिया जाएगा, है ना। अब उसमें अनुदान जो है आना है, कितना व्यय लगना है, वो भी सब पता चल जाएगी अपने को। लेकिन कोई ऐसे अपवाद आ जाते हैं जिन अपवादों के कारण ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें कितना व्यय हो जाएगा, तो ऐसे अपवाद को भी रखा गया है ऐसे अनुदान में,
जिसे हम कहेंगे अपवादानुदान। तो अपवाद के अनुदान में क्या है कि किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान का भाग नहीं है, यानी उसमें जो है बजट में पेश नहीं किया गया है उसको, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजन के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद की शक्ति होगी। यानी संसद संचित निधि से धन निकाल सकता है और उस धन का उपयोग कर सकता है। किन परिस्थितियों में? यदि कोई अपवाद आ जाता है तो उन परिस्थितियों में ऐसे धन का उपयोग किया जा सकेगा। कुल मिला के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 लेखानुदान की बात करता है और व्यय की बात करता है। आय और व्यय दोनों की यदि बात होगी तो इसको कहेंगे अंतरिम बजट, लेकिन खाली व्यय की बात होगी तो इसको कहेंगे लेखानुदान। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 क्या कहता है। इसमें एक बात और लिखी है, पॉइंट नंबर 2 को हमने नहीं पढ़ा है, इसको और हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिख दिया गया है कि खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 113 में जो है बताया जाएगा कि वो किस प्रकार से उसमें जो है पैसे की आवश्यकता की पूर्ति होगी, और अनुच्छेद 114 में बताया जाता है कि उसके लिए किस विधि का निर्माण किया जाना है। तो अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण में वार्षिक किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में प्रभावी होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर यह बता दिया गया है कि लेखानुदान में जो अनुच्छेद 113 और 114 का जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है वो उपयोग बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। वार्षिक वित्तीय बजट प्रस्तुत करने में जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 और 14 का उपयोग किया जाता है वैसा ही के वैसा लेखानुदान में भी किया जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अंतर्गत की जाने वाले लेखानुदान में यानी व्यय के बारे में किया जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।